हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं विपिन चंद्र ऋषि पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स मोना जयंती पहाड़ पानी के डिजिटल पोर्टल पर। गाइस, हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7, सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन, अर्थात देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना, ये चैप्टर का नेम है। और ये क्लास 8th का हिस्ट्री का बुक है। चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, इसमें ज़्यादा चैप्टर्स बचे नहीं हैं। मैं आपको हर चैप्टर बड़े ही ध्यान से और अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ। गाइज देखिए, इसमें पहला वर्ड जो है आया है वो है लिंग्विस्टिक। व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक? इसका हिंदी होता है भाषाविद, अर्थात समवन हु नोन्स द स्टडीज सर्विल लैंग्वेज, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं को जानकर एक विद्यार्थी बनता है या कई भाषाओं का अध्ययन करता है, उसी को लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। तो हम जरा चर्चा करते हैं जरा इस चैप्टर्स में कि जो ब्रिटिश शासनकाल है उसने कहीं ना कहीं यहाँ के राजा हों, चाहे नवाब हों, चाहे किसान हों, चाहे आदिवासी हों, उन सब पर तरह तरह के प्रभाव छोड़े हैं। और हम इस बात को भले अच्छे प्रकार से जानते हैं हमारी लाइफ में कि भारत में अंग्रेज केवल भूमि क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं करते, बल्कि उनको ऐसा लगता है कि एक सांस्कृतिक मिशन है। वे मानते हैं कि उन्हें देशी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं को बदलना है, ऐसी उनकी थिंकिंग है। कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित या सभ्य या अंग्रेजों को सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के जवाब नहीं थे। इन सवालों को कई दशक तक ढूंढने की कोशिश की गई, जिसमें पहला है हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, अर्थात अंग्रेज शिक्षा को किस तरह से देखते थे। तो मैं आपको बता दूं कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोचते थे। शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचार पर कैसी प्रतिक्रियाएं दी और इस प्रकार में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए, उसके बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो गाइस, तो सबसे पहले है द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, जिसका प्राच्यवाद की परंपरा। 1783 में विलियम जोन्स जो थे, एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया। कानून का माहिर होने के साथ साथ जॉन्स एक भाषाविद भी थे, एक लिंग्विस्टिक भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। तो कलकत्ता में आने के बाद रोजाना घंटों तक सांस्कृतिक विद्वान के तौर पर वो चले। उनकी चर्चाएं परंपरा होते गईं। उन्होंने संस्कृत की बारीकियां, उनकी व्याकरण, संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे। कुछ ही समय बाद उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंगणित, चिकित्सा विज्ञान, अन्य विज्ञान की प्राचीन पुस्तकों का भी धीरे धीरे से अध्ययन किया। तो गाइस, जॉन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात हुए सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पी रखते थे, ऐसा उनका मानना था। हैरानी टॉमस कोलब्रुक और नेथेलियन हॉलवुड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। ये आपको मालूम भी हो जाना चाहिए गाइस, इसका गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने किया। जोन्स और कोलब्रुक, मैं आपको बता दूं, जोन्स और कोलब्रुक ने साथ साथ मिलकर अनेक तरह के प्रभावों को आपस में प्रभावित किया। वो लेकर चले विभिन्न विभिन्न चरणों को और प्राचीन ग्रंथों के बारे में उन्होंने अध्ययन करना, विचार विमर्श कर दिया। ये विचार विमर्श करने के बाद उनके पास बहुत सारे ऐसे तर्क या चीज़ें आई जिनके हिसाब से वो आपस में उनको तालमेल करके नहीं बना सके, या कहें कि उनको अपने साथ लेकर नहीं चल सके। इनमें परस्पर जो भी प्रतिस्पर्धाएँ होती थीं वे कहीं ना कहीं हमारे समाज को बहुत ज़्यादा अफेक्टेड करती थी, जिसमें हमारे पास बहुत से ऐसे भी लोग थे जो उसको जानने के लिए तत्पर ही थे या आगे आते थे या जानकर आगे को चीज़ों को बढ़ाते थे। ये कहीं ना कहीं इनमें इन दोनों की सामान्य जाता को एकदम एक दूसरे से भिन्न भी
करते थे। सबसे पहले देखिए मदरसा, यहाँ पर एक कोटेशन आया, मदरसा अर्थात एन अरबिक वर्ड फॉर अ प्लेस ऑफ लर्निंग एनी टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज, अर्थात सीखने का स्थान है मदरसा। अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्था भी हो सका है, उसको हम नाम से भी जानते हैं। इसके बाद देखिएगा ये वॉरेन हास्टिंग का एक स्मारक है, मोन्यूमेंट्स है, और यहाँ पर देखिएगा कि किस प्रकार के चित्रों का उन लोगों ने आपस में किया है या चीज़ों को लेकर बढ़े हैं। उसके बाद आता है ग्रेव करेयर ऑफ द ईस्ट, अर्थात इसको हम जानेंगे अच्छे से, पूर्व की जघन्य की जो गलतियाँ थीं वो क्या क्या थीं, जिसमें सबसे पहले देखिए वर्ड आता है आपका ओरिएंटलिज्म। ये क्या है? ये दोज विद द स्कॉलरी नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया, एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान करने वाले लोग प्राच्यवादी कहलाते हैं। मुंशी, ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ना जानता हो उसको मुंशी कहा जाता है। वेनेकुलर, वर्नाकुलर किसे कहते हैं? यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेज के बीच फ़र्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस, हम सबसे पहले जानते हैं कि ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट क्या क्या था। तो 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज जो थे वो अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाज का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अंग भंगीर सती है, इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेज़ों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले में जेम्स मिल प्रमुख थे। जेम्स मिल बहुत ही इनका सुंदर नेम है। उनका विश्वास था कि अंग्रेज़ों को देशी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से उनकी भावनाओं का ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों को ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों में काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम में किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलता हासिल कर ली है। उसके साथ साथ 1830 में दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया। थॉमस बेम्बिंगटन, मैकाले इन आलोचनाओं में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को अभसभ्य देश मानते थे और जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की शाखा में इंग्लैंड को भी इन चीज़ों से परे कहीं ना कहीं अलग रखा जाता था, जिसके बलबूते हमारी जो इकोनॉमीज़ थी या हम जो कहें जिसके दशक थे वो कहीं ना कहीं हमको आगे लेकर आगे बढ़ रहे थे। आप जानते होंगे कि अंग्रेजी का जो नॉलेज है वो मैकाले ही इंडिया में लेके आए थे और इन्हीं के बलबूते अंग्रेजी का चीज़ें आगे को बढ़ी, आगे को चली। वहाँ गहन अध्यापक स्तर पर चीज़ को भी आगे को पूर्णतः बनाया गया हुआ था। उसके बाद आता है एजुकेशन ऑफ कॉमर्स। अच्छा, व्यवसाय की शिक्षा क्या थी? तो जैसा कि आप सबको मालूम है 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्याय चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया गया। इस संदेश को वुड का नीम पत्र वुड्स डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। वुड्स डिस्पैच। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट हुई। एक बार फिर दोहराया गया है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने में कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश को संसाधन के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोपीय में बनी चीज़ों को अपनाना या खरीदना उनके वश में हो गया था और चीज़ों को वो अच्छे से ऑक्यूपाइज भी कर रहे थे, जिसको देखकर हमें एक तर्क या एक विज्ञान भी हमारे सामने आया। मगर गाइज ये बात भी बड़े सुनने की है, जो वुड डिस्पैच था वो ऑल्सो आर्ग्यूड विद यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मॉरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस। वो नीति में यह भी तर्क था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, जिसके बाद सत्यवादी ईमानदारी बन गए। फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारी आ गए। धीरे धीरे 1854 में नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम और कदम उठाए। सरकारी शिक्षा का गठन के साथ साथ शिक्षा संबंधी नए मामले भी सामने आए, जिसमें उन्होंने
बहुत सारे तरकिया रीजन्स को पढ़ा, आगे लेकर चले, आगे लेकर बढ़े और कहीं ना कहीं वो और गतिविधियों को आगे आवाम की तरफ ले जा निकले, जिसमें जो मॉरल एजुकेशन था। अब देखिएगा यहाँ पर ये देखिए द डिमांड फॉर जो मॉरल एजुकेशन था, उसमें ईसाई प्राचार्यों ने व्यवहारिक तौर पर कई ऐसे काम किए जिसमें हमें मॉरल शिक्षा के बारे में जानने के लिए अहम हुआ, या हम कहें कि उसको जानने के लिए हम आगे को स्वतंत्र हो गए। और अनेक ऐसे हमारे पास चक्रव्यूह चले या ऐसे हमारे पास चीज़ें हुई जिसके बलबूते हमने चीज़ों को ऑक्यूपाइज कर लिया या आगे को बढ़ गए। तो गाइज़ बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कल हम इसका सेकंड पार्ट लेके चलेंगे, व्हाट हैपन टू द सी, व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल्स के बारे में हम बात करेंगे, विलियम एडम की रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वॉचिंग गाइज। थैंक यू गाइज, थैंक यू।